ग्लोबलाइजेशंस का मतलब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ग्लोबलाइजेशंस होता है ओवरऑल द ग्लोब, द सोर्सेज जो भी अवेलेबल्स हैं वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री शेयर करने लग जाए, आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाए। ठीक है, अब ये जो टेरिफ बैरियर्स हैं जिसके कारण इंपोर्ट रोका जाता है, इस टाइप की टेरिफ बैरियर्स को बंद करके फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स, सर्विस और कैपिटल्स, ठीक है, और लेबर्स, टेक्नोलॉजी, इनका फ्री मूवमेंट्स हो। ठीक है, अगर इन चीज़ों को फ्री मूवमेंट्स होगा अमंग द नेशंस, देन क्या होगा कि जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड के लेवल पर, वो हर कोई बेस्ट क्वालिटी और लो प्राइस में एक्सेस कर पाएगा। तो इसके कई सारे बेनिफिट हैं, वो इस सेशन में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है वो हम इसमें समझेंगे। इंक्रीज द कंपिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ओके, कंपिटिटिव स्ट्रेंथ मजबूत करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की। वो कैसे? ग्लोबलाइजेशन एक्सपोज द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज टू फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन के लिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको मजबूत करती है, उसको मार्केट में इतना मजबूत कर देती है कि उसके गुड्स भी अदर गुड्स को कम्पीट कर पाएँ। दिस पुट द डोमेस्टिक अंडर प्रेशर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी टू रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो वर्ल्ड मार्केट में उतारा जाएगा तो क्या होगा, उस पर प्रेशराइज होगी वो डोमेस्टिक कंपनी कि उसकी इफ़िशिएंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव करे और उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करे, तभी वो वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट कर पाएगी। ओके, अंडर दिस पॉलिसी, अंडर ए प्रोटेक्टिव रिजिम एंड इंडस्ट्रीज लॉज आर्ग्यू द इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोटेक्टिव रिजिम इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर भी हमें एफिशिएंसी और क्वालिटी ही इम्प्रूव करना होता है। ओके, फॉर द एक्सपोर्ट क्वालिटी, ग्लोबलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग नेशंस। अब इससे क्या होगा कि आपको ये एक प्रेशर आ जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कि आपको अपने गुड्स की इफ़िशिएंसी एंड क्वालिटी बेटर करेंगे और इसके प्राइजेस को लो लेवल करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट आपका इंक्रीज कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगी। सेकेंड पॉइंट पे अगर बात करें तो एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके, फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड द एक्सेस न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, एज पर पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है। तो अपने इंडिया के लिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का। देखा होगा आपने, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, मोबाइल रोबोट्स आ रहे हैं टीचिंग के लिए। ओके, और आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनें आ गई, हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें आ गई। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसको अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो हम इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इनको एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड में मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ द लेबर, मूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कंपनी कैन एक्वायर द sophisticated technologies through the override purchase through joint venture and other arrangement। joint venture and other arrangement की हेल्प से इनको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे है एक्सिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टेड की बात आई तो अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ अट्रैक्ट द मच नीडेड फॉरेन कैपिटल्स टूवर्ड द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये डेवलपिंग कंट्री में मानी जाती है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें अनडेवलप्ड एरिया भी बहुत ज़्यादा है रूरल एरिया में, जिसके कारण ये अनडेवलप्ड मानी जाती है। और यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे हर कंट्री चाहता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेंगे
और क्या मिलेगा, फॉरेन मल्टीनेशनल हैव इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन इंडिया, और उन्होंने कर भी रखा है $1 बिलियन इंडिया में। इन एडिशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैव ब्रॉट ए ह्यूज फंड इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया, और जो इन्वेस्टर है उन्होंने स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया में बहुत सारा पैसा लगा रखा है। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से हमें मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अगर आप समझ लो ये ग्लोबलाइजेशन स्कीम नहीं होती, मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ सर्विस और मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी नहीं होती, तो ये सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते वन नेशन टू अनदर। तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है, वैसे कह सकते हैं हम। बात करें 4th पॉइंट की, तो रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, कॉस्ट प्रोडक्शन में रिडक्शन इन द ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट, कंपनी कैन इंश्योर चीपर सोर्सेज रॉ मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, हम वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे चीपर सोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर हो सकता है इंडिया में नहीं अवेलेबल तो कहीं ना कहीं तो चीपर सोर्सेज अवेलेबल होंगे ही, तो हम उनको चूज़ करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट में रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लो प्राइसेस के हम लगाएंगे अगर सोर्सेस, तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट डेफिनेटली इफेक्ट होगी। और फॉर एग्जांपल सेवरल फॉरेन कंपनी लेवल सेट अप बीपीओ इन आउटसोर्सिंग कंट्री ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ द लेबर। जैसे इंडिया में बहुत सारे बीपीओज खोले बाहर की कंपनियों ने, क्योंकि यहाँ पे लेबर इजीली अवेलेबल है लो कास्ट में। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में जो कॉल सेंटर में काम करते हैं बंदों को सैलरी दी जाती है हिंदी के लिए 10 से 12 हज़ार और इंग्लिश के लिए 20 से 40 हज़ार। ठीक है, तो यही अगर फॉरेन में होगा तो उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ये बीपीओ इंडिया में ही सेटअप कर दिया, ताकि यहाँ पे ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस। When domestic market is not enough to absorb the entire production, जैसे हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ है, प्लांट है, और हमारा जो प्रोडक्शन उसमें हो रहा है वो इतना लार्ज नहीं है कि उसको इतना लार्ज है कि वो डोमेस्टिक इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो एक्सेस प्रोडक्शन उसका क्या किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा चांस है कि इससे आप ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उसको एक्सेस प्रोडक्शन को भी यूटिलाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, व्हेन द डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट लार्ज इनफ टू एब्जॉर्ब द एंटायर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंपनीज कैन एक्सपेंड एंड ग्रो द एंटरिंग फॉरेन मार्केट। डेफिनेटली अगर एक्सेस आपका प्रोडक्शन है तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जापानीज फर्म फ्लडेड इन यूएस मार्केट विद ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। जापानीज जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, यूएस के मार्केट में अपने फ्लड मतलब इतना बहुत सारे ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इनकी कंपनियां खोली, जिससे क्या कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भी एक्सेस इनका प्रोडक्शन था वहाँ पे यूटिलाइज हो गया। कंपनी फ्रॉम द यूएसए एंड यूरोप एंड अदर डेवलप्ड रीजन्स इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन इंडिया ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशंस। और यूएसए यूरोप ने हमारे इंडिया में खोला, क्योंकि अभी पॉपुलेशन ग्रोइंग बहुत ज़्यादा है, सो कि उनका जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो यहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है। एंड इंक्रीजिंग द लेवल एशिया कंट्रीज। ठीक है, इनकम लेवल एशिया का इन्होंने इंक्रीज़ किया। बात करें पॉइंट 6 की, हायर वॉल्यूम ट्रेड। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ईच कंट्री कैन स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस एंड विच हैज़ कंपेरेटिव एडवांटेज। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि हर कंट्री एक किसी न किसी चीज़ में स्पेशलाइज होती है, और वो अपने इस स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन का सर्विस का वो एक कंपेरेटिव एडवांटेज बनाती है। फॉर एग्जांपल कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जैसे
किसी कंट्री में कोई भी चीज़ वेरी लो कॉस्ट में और बहुत अच्छी क्वालिटी में बनती है, तो वो उस चीज़ की एक स्पेशलाइज बन जाती है, उस कंट्री की स्पेशलाइज हो जाती है इस एंटिटी की, ठीक है। तो वो एक कंपेरेटिव एडवांटेज बन जाता है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन इन इंडिया इज़ सो चीप, मतलब बहुत ही लो कास्ट में हो जाता है। अगर यही कहीं बाहर करेंगे तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, वहाँ की लेबर कॉस्टली होगी, तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये चीज़ें कंपेरेटिव एडवांटेज में आती हैं, इनका भी इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज की हम बात करते हैं, इट कैन आल्सो द सरप्लस आउटपुट एंड इम्पोर्ट एंड इट कैन एक्सपोर्ट इट सरप्लस आउटपुट एंड इम्पोर्ट आइटम फ्रीली फ्रॉम अदर नेशन, ठीक है। जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इनका फॉरेन रिजर्व सरप्लस होगा, और साथ ही साथ ये इंपोर्ट करेंगे तो फ्रीली इंपोर्ट कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि जब आपके पास अवेलेबल है फॉरेन करेंसी, तो आपको एक तरह से वो फ्रीली आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी आएगी, तो उसी फॉरेन करेंसी से हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गया, जिससे काफ़ी बेनिफिट है। दिस विल लीड टू नॉट ओनली द फिनोमिनल इंक्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड बट आल्सो द बेटर allocations and utilize the resources in each countries। इससे क्या होगा कि जो भी सोर्सेस अवेलेबल है वर्ल्ड में, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं कि फिर आपका जैसे चीप लेबर की बात होगी, गुड सर्विसेज की बात होगी, इफ़िशिएंस गुड की बात होगी, बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो ये वर्ल्ड में अवेलेबल है। कहीं एक्सेस है तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा है उसको चूज़ करके उसको यूटिलाइज़ किया जाए। बात करते हैं कंजम्पशन वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर। बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड सर्विस विल बिकेम अवेलेबल टू कंज्यूमर, ओके, एंड दिस अलॉन्ग विद द वाइडर चॉइस एंड कंजम्पशन will help to improve the standard of the living of people and developing countries। जब बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस के गुड्स एंड सर्विसेज जब कंज्यूमर को अवेलेबल होंगे, तो साथ साथ उनकी जो चॉइस है कंजप्शन वो इम्प्रूव होगी, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होगा, इन डेवलपिंग कंट्री में। और क्या होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रपोर्शन ऑफ द पीपुल्स बिलो पॉवर्टी विल गो डाउन। इसके समय के साथ साथ जो गरीबी भी चली जाएगी, देश की गरीब लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि चॉइसेस बढ़ गई है, और जो प्राइजेस ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स लो हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन अवेलेबल है वो हमें लो प्राइस में मिल जाएगा। कंज्यूमर ऑल्सो गेट एक्सेस द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इस पर कंज्यूमर इजीली एक्सेस कर पाएंगे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अवेलेबल हो। पॉइंट नंबर 8 की अगर बात की जाए तो अदर बेनिफिट भी है इसमें बहुत सारे, वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज ऑफर द बेनिफिट स्पाइन बेनिफिट, मतलब स्पाइन मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पर मूविंग करना, मतलब हर जगह की चीज़ों के, जैसे बल्क ऑफ में आपको रखा ना, जो चीज़ आपको पसंद आई वो उठा लो वो जिस प्राइस पे, तो ये आपको ऑफर करता है कि बेनिफिट है इसका वर्ल्ड लेवल पे, जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है, जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए। इट हेल्प इन द प्रोफेशनलाइज ऑफ द मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनलाइज करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि कैसे करेगा, क्योंकि बाहर की जो स्किल है, ठीक है, वहाँ की पीपुल है, उनको इंटरचेंज होगी कंपनी में, तो वो यहाँ पे हमें सीखने को मौका मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग द पीपुल डिफरेंट रेस एंड एथिक बैकग्राउंड क्लोजर, तो डिफरेंट टाइप के जो स्किलफुल पर्सन हैं, जो बाहर के जो भी एथिक बैकग्राउंड के लोग हैं, जो वहाँ से जो सीख के आए हैं, जब वो इंडिया में आएंगे तो उसकी वजह से हम लोग भी स्किलफुल होंगे, और हमारी भी एक स्टैंडर्ड चेंज होगा, हम सीखेंगे, और इसमें हमारा और भी नई चांसेस ऑफ जॉब बढ़ेंगे। इट हेल्प टू प्रमोट द म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड पीस, इससे क्या होगा कि वर्ल्ड की म्यूचुअल कॉर्पोरेशंस की आपस में ये म्यूचुअल कॉर्पोरेट करेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश होगी, क्योंकि
the number of peoples can access the sources and cultures and ideologies used by the people. So ठीक है. So guys, thank you for watching this session. We have completed in this session 8 point, which is the benefit of the globalizations. So thank you for watching this session. Have a nice day.